हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं मोलेक्युलर फॉर्मूला। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है ये मोलेक्युलर फॉर्मूला। सो बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला जो कि हमको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देता है, ओके। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक मोलेक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उस एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी, उसके नंबर हमको देता है, ओके। तो इतना क्लियर है। अब सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल कहाँ मिलेंगे? एक मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड के अंदर। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, तो किसी भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो वो रिलेट करता है कंपाउंड से, ओके। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कंपाउंड का। अब कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। एंड उस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। एंड एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको एग्जैक्टली ये बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर कुल कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम हैं। अगर वो डिटेल हमको मिल रही है, एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल नंबर मिल रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि पिछले वीडियो में जहां पे हमने आपको पढ़ाया था कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है ऑफ दैट एटम्स, राइट। बट यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट रेशियो नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड के फॉर्मूले में, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये हो भी सकता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूले के जैसे ही हो, या ये भी हो सकता है कि उस एम्पिरिकल फॉर्मूला का सिंपल मल्टीपल हो। सीधी सी बात है ना, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा अगर आप कोई भी नंबर से इंटू करते हैं इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। बट द क्वेश्चन इज कमिंग, क्या आप कोई भी नंबर से इंटू कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हर एक एटम का आपस में मिलाने का एक प्रपोर्शन होता है जिसके बेस पे जो है एटम्स को कंबाइन किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ तक कि हमने ये डेफिनेशन समझ गए हैं स्टूडेंट्स की जो मोलेकुलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है किसके? एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। ये फॉर्मूला हो गया। एन क्या है यहाँ पे? एन जो है एक होल नंबर है। अब इसको हम कहाँ से निकालने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट जो सबसे पहला फॉर्मूला आपको माइंड में फिक्स करना चाहिए वो यही है, दैट इज मोलेकुलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो आपको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा एंड उसमें इनटू एन करना पड़ेगा, राइट। इतना क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं कि जो n है, आई मीन स्मॉल n है, उसको निकाला कैसे जाता है, उसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना क्लियर हो गया कि n कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला लर्न कर लेंगे कि मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमको ये मोलिकुलर मास कहाँ से मिलेगा एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहाँ से मिलेगा। तो मोलिकुलर मास का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियोस में, जहाँ पे मैंने आपको मोलिकुलर मास के बारे में बताया था। फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या होता है फॉर्मूला? मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन आता है फिर से कि वेपर डेंसिटी कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, वहां पे आपको दिया है वेपर डेंसिटी कितनी दी है? 59। यानी कि अगर जब कभी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने बोलेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दी रहेगी फॉर श्योर, ओके। अगर नहीं तो मैंने वेपर डेंसिटी में भी आपको बताया था कि वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, आप वो चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको जनरली जो है वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहता है। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया है तो उसका एटॉमिक मास पुटअप कीजिए, उन सबको प्लस कीजिए उनके मास को, आपको क्या मिल जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे कि मान लीजिए आपके पास CO2 है, आपने कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है बताया 1:2 है, CO2 है, इसका जो है यही हमारा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का एक का होता है कितना? दैट इज 16, 16 टू जा 2 ऑक्सीजन है ना, 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 44। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? दैट इज 44। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? यानी कि सिंपली क्या करना है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया है उन सबके एटॉमिक मास को लिख करके आपस में ज्वाइन कर देना है, तो आपको मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं कि हमको एग्जैक्टली अगर मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए वेपर डेंसिटी, जो कि क्वेश्चन में दी रहेगी। इसके अलावा एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में सिखाए थे। तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट आती है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, अगर हमको मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए तो हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा। यानी कि आप मोलिकुलर फॉर्मूला तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकाल लेते,
ओके अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए वन बाय वन इन चारों स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी कंपाउंड हमारे पास दिए हुए हैं उसका सबसे पहले निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके ये हो गई पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम निकालते हैं इस एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेस पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो कि कैलकुलेट करते हैं कैसे, उनके एटॉमिक मास को लिखिए करस्पॉन्डिंगली एंड उनको सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये हो गया। थर्ड चीज आप निकाल लेंगे मोलिकुलर मास, जो कि कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने बताया था एक मेथड, दैट इज 2 × वेपर डेंसिटी। ओके 3 चीज हो गई। चौथी चीज आप सिंपली अब एन निकालेंगे। एन कैसे निकालते हैं मैंने बताया, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एंड सिंपली क्या करेंगे, आपको एन भी मिल गया है तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूले में इनटू कर देंगे एन, तो आपको मिल जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। इस तरीके से आपको निकालना होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स इसको हम प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है जिसमें 61% कार्बन है एंड हाइड्रोजन जो है वो 11.88 है। अगर इसकी वेपर डेंसिटी कंपाउंड की बोले तो वो कितनी है, 59 है। तो आपको कैलकुलेट करना है सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं भी बोलता तब भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ता, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला आप बिना एम्पिरिकल फॉर्मूले के नहीं निकाल सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है आप समझिए। हमको दिया हुआ है कार्बन दिया है 61%, हाइड्रोजन दिया है 11.88%। अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो 100% हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यानी कि हमको 100% पहले बनाना पड़ेगा। अब यहाँ बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड द ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिसिंग है तो हम ऑक्सीजन निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 61 + 11.88 निकाल लेंगे। कितना हो गया, 72.88 हो गया। 100 में से जब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज, दैट इज 27.12। क्लियर है, कैसे वहां पे ऑक्सीजन हटा दिया गया ये आपको फाइंड करना पड़ेगा अगर आपके सामने नहीं दिया हुआ ये चीज तो। ओके चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब निकालते हैं सबसे पहले इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जैसे कि हमने देखे थे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो है परसेंटेज कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख देंगे 61, 11.88 एंड 27.12। इसके बाद इन सबका एटॉमिक मास निकालते हैं, दैट इज कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि ये जो परसेंटेज अमाउंट है उसको डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। तो 61/12 करने पे हमको मिल जाएगा 5.08। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11.88, वही रहेगा क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं। एंड 27.12 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.7। ओके इतना क्लियर है। इसके बाद इन तीनों नंबर में से या जितने भी नंबर उनमें से छोटा वैल्यू, सबसे स्मॉल वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे तीनों में से स्मॉल कौन सी है, 1.7 है। तो इस 1.7 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, वही डिवाइड किया गया है। आपको मिल गया नियरली 371, यानी कि कार्बन का जो रेशियो है वो 3 है, हाइड्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H7O। C3H7O ये क्या हो गया, ये हमको मिल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब जब हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल चुका है तो हम क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कितने हैं 3 है तो इंटू 3 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हैं 7 तो इंटू 7 कर देंगे, एंड प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सिंपली सॉल्व करने पे प्लस करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 59। ओके तो अब यहाँ पे आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी मिल चुका है। और क्या चाहिए, हमको चाहिए मोलिकुलर मास, राइट, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 × वेपर डेंसिटी। एंड क्वेश्चन में दिया है कि वेपर डेंसिटी कितनी है, 59 है। तो 2 × 59 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 112। ये भी मिल गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमको स्मॉल n। तो स्मॉल n का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास कितना आया, दैट इज 118। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया, दैट इज व्हाट 59। कैंसिल हो जाएंगे, हमको मिल जाएगा 2। यानी कि अब हमको निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था, C3H7O, n इनटू है n कितना आया, वो आया 2 का इंटू कर दो तो हो जाएगा C6H14O2। दिस विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।